नमस्कार साथियों, प्रेमचंद के बारे में आज हम बात करेंगे। ये हिंदी के बड़े प्रतिनिधि कवि हैं और प्रेमचंद को हिंदी में कथा सम्राट या कथा साहित्य के जनक कहा जाता है। और अपन पढ़ते वक्त ये भी देखते हैं कि कथा साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक साहित्य में किसका है? जयशंकर प्रसाद का, ना? जयशंकर प्रसाद का। बोल रहे, इसी कोई वो नहीं है, जयशंकर प्रसाद का। ये मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया भी है, लिखवाया भी है। कथा साहित्य, कथा सम्राट कहते हैं इनको, कथा सम्राट कहते हैं इनको, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके कथा, कहानी, दो चीजें होती है, कहानी और उपन्यास। इन दोनों को मिला करके कहा जाता है कथा साहित्य। कभी भी जब आपके सामने कथा साहित्य नाम आए तो कथा साहित्य में दो चीजें आती है, कहानी और उपन्यास, दोनों आती है कथा साहित्य में। और आपने ये भी पढ़ा है कि मुंशी प्रेमचंद हैं, इन प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, क्या नाम है? शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। क्या कहा है? उपन्यास सम्राट। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा है शरद चंद्र ने, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। दूसरी बात, हम जब कहानी विधा की बात करते हैं तो कहानी विधा में हमने पढ़ा भी है और पढ़ते आए हो, आप लोग लगातार तैयारी करते आए हो। इनकी सबसे पहली कहानी कौन सी मानी गई है? पहली कहानी सोजे वतन नहीं, संसार का अनमोल रत्न, वो तो संग्रह है। प्रेमचंद की सबसे पहली कहानी संसार का, लिखी हुई आपके पास में, केवल खोपड़ी खुली रखो, संसार का अनमोल रत्न। इनकी पहली कहानी है संसार का अनमोल रत्न। और ये कहानी आ गई 1907 में। कब आ गई? 1907 में। 1907 में इनका एक संग्रह आता है, सोजे वतन। क्या नाम है संग्रह का? सोजे वतन। लेकिन इसमें राष्ट्र प्रेम की रचनाएं होने के कारण अंग्रेज सरकार सोजे वतन को जब्त कर लेती है और प्रेमचंद के घर पे दो सिपाही जाते हैं और धमकी देते हैं कि यदि ऐसा संग्रह और ऐसी रचनाएं यदि दोबारा लिखी तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। ऐसा सोजे वतन को कह करके अंग्रेज सरकार जब्त कर लेती है। और इस जब्त करने के बाद में इन्होंने अपना नाम रखा प्रेमचंद। क्या नाम रखा? प्रेमचंद। बाद में, इससे पहले इनका जो मूल नाम है उर्दू का, वो उर्दू का मूल नाम क्या था? नवाब राय। क्या नाम था? नवाब राय। नवाब राय इनका मूल नाम है। और उर्दू में बाद में ये प्रेमचंद नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? प्रेमचंद नाम से। आपके सिलेबस में यहां पर इनकी एक कहानी दे रखी है और कहानी का नाम है क्या? नमक का दरोगा। देखिए, प्रेमचंद, ठीक है। इनका मूल नाम धनपत राय, नवाब राय नाम से भी ये जाने जाते हैं। मूल नाम, बचपन का नाम है धनपत राय। जन्म इनका 1880 में हुआ, 1880। और मृत्यु ही इनकी 1936 में। मृत्यु इनकी कब हुई? 1900, इसमें ब्लू ले लेते हैं। मृत्यु इनकी कब हुई? 1936 में। जब गोदान लिखते हैं, गोदान कब की रचना है? गोदान 1936 की, है ना? 36 में पूरी हो गई थी गोदान। और मंगलसूत्र ये लिख रहे थे, तो मंगलसूत्र लिखते लिखते इनका निधन हो गया, देहांत हो गया। तो मंगलसूत्र इनकी रचना है, उपन्यास है, वो अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण है। गोदान इनका पूर्ण अंतिम उपन्यास है। तो इनका जन्म 1880 में हुआ, 1936 में इनकी मृत्यु हुई। और इनका जन्म हुआ काशी में। काशी से ही आपके जयशंकर प्रसाद थे, काशी से ही आपके प्रेमचंद हैं, बनारस, काशी। तो काशी में इनका जन्म हुआ। और जन्म जब हुआ तो इनके गांव का नाम है लमही गांव, उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाओं में देखिए, मैंने आपको क्रम से लगवा रखा है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, करमभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास है। सेवा सदन के पात्र बताओ। सेवा सदन में आपके सुमन है, और सुमन के साथ में वो लड़का है जिसके पिताजी जमींदार होते हैं, सुमन के पापा दरोगा होते हैं, है ना? तो इस तरह से वो बाद में दानवटी मोहल्ले में सुमन की शादी गजोदर पांडे से हो जाती है। वही उपन्यास है सेवा सदन। प्रारंभ में ये उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था, है ना? जो सेवा सदन उपन्यास है प्रारंभ में बाजारे हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये प्रारंभ में उर्दू नाम से प्रकाशित हुए उपन्यास विधा में मैंने आपको बताया है। निर्मला इनका अनमेल विवाह
और जो अनमेल विवाह के कारण घर में जो तलाक की स्थिति बन जाती है, उस तलाक की स्थिति के कारण ये इनका उपन्यास माना जाता है निर्मला। कायाकल्प इनका हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। कायाकल्प, सीधा कायाकल्प इनका हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। फिर बात करते हैं गबन। गबन कर्मभूमि, कर्मभूमि इनका राजनीतिक उपन्यास है। गोदान इनका किसान जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। सबसे बड़ा और सबसे भारतीय किसानों का प्रतिनिधि उपन्यास है, जिसके पात्र आप जानते हो, 3 भाई होते हैं, होरी, हीरा और शोभा। और होरी की जो पत्नी होती है वो होती है धनिया, है ना। उसका एक पुत्र होता है गोबर, गोबर की पत्नी होती है झुनिया, है ना। और इस तरह से गोदान जो है एक किसान, इस किसान की जो होरी है, इसकी एक अभिलाषा होती है कि मैं जीवन में एक गाय पालूं, और वो गाय के नाते वो कंटिन्यू बेचारा हताश और निराश एक दबी हुई जिंदगी जीता रहता है। जमींदार उसको, जो दातादीन मातादीन होते हैं, पंडित होते हैं, वो उसको अनायास परेशान करते हैं। उसके जो पैसे ले रखे हैं उसके लिए उसको डराते धमकाते हैं। तो ये एक भारतीय किसानों का जो जीवन है उसका प्रतिनिधि करने वाला उपन्यास है। देखिए, सोजे वतन 1907 में इनका संग्रह है, जो कि जब्त हुआ था। मानसरोवर, ये क्या है? मानसरोवर प्रेमचंद के संपूर्ण कहानियों का संग्रह मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित किया गया। मानसरोवर खंड 1, मानसरोवर खंड 1, मानसरोवर खंड 2, इस तरह से खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 7, खंड 8। मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी 301 कहानियां हैं। पूरे 8 खंडों में कितनी कहानियां हैं प्रेमचंद की? 301, जो कि मानसरोवर के कितने खंडों में है? 8 खंडों में। तो आप लिख सकते हो मानसरोवर के 8 खंडों में 301 कहानियों का इनका संग्रह है। और जो नमक का दरोगा कहानी है, ये मानसरोवर के 8वें खंड की कहानी है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। नमक का दरोगा जो अपने सिलेबस में कहानी लगी हुई है, वो मानसरोवर के 8वें खंड की कहानी है। 8वें खंड, मानसरोवर के 8वें खंड में लगी हुई है नमक का दरोगा, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसके जो 8 खंड हैं, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनकी कमल किशोर गोयनका ने एक इनके कहानियों का जो संपादन करता है, संकलन करता है, उसका नाम है कमल किशोर गोयनका। ये नोट करेंगे अपनी कॉपी में, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका, कमल किशोर गोयनका ने, कमल किशोर गोयनका ने इनके कहानियों का संपादन किया है। कहानियों का संपादन मानसरोवर खंड 8, मानसरोवर के 8 खंडों में करो। मानसरोवर के 8 खंडों में वाक्य क्या बना? कमल किशोर गोयनका ने इनकी कहानियों का संपादन मानसरोवर के 8 खंडों में किया है, जिसमें 301 कहानियां है। पूछा जाता है ये कमल किशोर गोयनका, जिसमें 301 कहानियां है। और ये भी आप लिखें, कमल किशोर गोयनका के अनुसार, नाम इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है। प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है। और ये भी लिखेंगे कि अंतिम कहानी इन्हीं के अनुसार है। ये भी अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच है। जबकि वैसे आपसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी पूछे तो कफन, 1936 की है कफन। अन्य विद्वान डॉक्टर नगेंद्र वगैरह ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी किसको मानते हैं?
कफन को। लेकिन स्पेशल नाम देके पूछे कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की अंतिम कहानी, तो आप बताएंगे क्रिकेट मैच। ये केवल कमल किशोर गोयनका ही मानते और कोई नहीं मानता। और वैसे अन्य विद्वानों के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न और अंतिम कहानी कफन है। अच्छा, ये पूरा हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं अपन। देखिए, एक नोट लिखेंगे आप, प्रेमचंद के जीते जी, प्रेमचंद के जीवित रहने तक, ऐसे लिखो, जीवित रहने तक इनके 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। नौ कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। और जो अभी आपने बात पढ़ी है ना कमल किशोर गोयनका की, मानसरोवर नाम से 8 खंडों में इन्होंने अपने कहानी संग्रह, मानसरोवर के 8 खंडों में, ये तो मृत्युपरांत है। आप लिखेंगे मरणोपरांत, मरणोपरांत मानसरोवर, मानसरोवर के 8 खंडों में इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। तो ये ध्यान रखेंगे, जीते जी 9, मृत्यु के बाद 8, 9 और 8 का आंकड़ा ध्यान रखेंगे। लिखा। देखिए, इतनी बात लिखने के बाद में प्रेमचंद के बारे में एक बात और लिख लो। इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ? अच्छा, जन्म बताओ। इनका जन्म हुआ 1880 में। कब हुआ? 1880 में। बाद में इन्होंने दूसरा विवाह किया 1906 ईस्वी में। तब लड़का कितने साल का था? तब लड़का 26 साल का था। बिल्कुल विवाह के योग्य उम्र थी, एकदम युवा थे प्रेमचंद। अरे भाई, 1880 के 20 साल तो ये 6 साल, ये 26 साल हो गए। तो विवाह किया 1906 ईस्वी में। ये विवाह किया विधवा, एक विधवा थी जिसका नाम था शिवरानी देवी। शिवरानी देवी। इस शिवरानी देवी से, जो कि विधवा थी, इससे इन्होंने दूसरी शादी करी। इससे पहले वाली शादी प्रेमचंद की हुई थी, लेकिन वो आजकल की तरह नहीं थी। प्रेमचंद की जो पहली शादी हुई वो इनके अरेंज मैरिज थी वो, और उस जमाने में अरेंज मैरिज ही होती थी, लव मैरिज नहीं होती थी बालकों। तो प्रेमचंद की जो पहले वाली शादी हुई थी उसमें इनके पिताजी ने इनकी सगाई कर दी, शादी हो गई। जब इनकी पत्नी पहली बार आई तो पत्नी के पहली बार आने पर प्रेमचंद को थोड़ा सा पत्नी का जो मुख है या पत्नी का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व से तो अच्छी थी, लेकिन पत्नी का जो मुख है वो उनको थोड़ी ठिगनी, नाटी, काली इस तरह की होगी, तो वो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई। प्रेमचंद ने जब पहली बार वो आई तभी उनको लगा कि मेरी शादी हो चुकी है। जब वो दूसरी बार अपने घर गई तो प्रेमचंद उसको लेने ही नहीं गई जिंदगी भर। और वो भी इतनी स्वाभिमानी महिला थी कि दोबारा जब प्रेमचंद लेने नहीं गए तो वो पत्नी, वो जो महिला है वो भी दोबारा नहीं आई। बाद में प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से, एक विधवा थी, उससे विवाह किया और इस शिवरानी देवी से इनके 3 संतान हुई। इस शिवरानी देवी से इनके 3 संतान हुई, जिनमें आपके इनके पुत्र हैं धनपत राय, धनपत नहीं, श्रीपत राय, श्रीपत राय, एक अमृत राय जो कि आप जानते हो, नाम भी सुना होगा आपने, अमृत राय, श्रीपत राय, और एक इनकी लड़की है कमला देवी श्रीवास्तव, कमला देवी श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। और बाद में आपको पता है शिवरानी देवी ने तो इनकी जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में,
पढ़ा था जीवनियों में, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने जीवनी लिखी थी, जिसमें मैंने आपको इसकी ये भी बताया था कि प्रेमचंद की शिवरानी देवी मुखर होकर के ये जीवनी लिखती है, और प्रेमचंद की जो दूसरी एक अध्यापिका थी स्कूल की, उससे भी संबंध रहे, उसके बारे में भी शिवरानी देवी लिखती है कि प्रेमचंद के एक स्कूल की अध्यापिका से भी संबंध थे। वो इनकी जीवनी में ये खुल करके मुखर होकर अभिव्यक्ति देती है। तो ये जो विधवा विवाह है, जीवन के प्रति उनका खुद का विवाह टूट गया, तो देखते भी हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों की सबसे बड़ी विडंबना है अनमेल विवाह और वेश्या समस्या, समाज में टूटते हुए घर, स्त्री से संबंधित जो बातें हैं, प्रेमचंद जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनकर के रह गई। तो जो विधवा विवाह है उसका इनके उपन्यासों पर भी बड़ा प्रभाव देखा जाता है, और ये प्रभाव इनके उपन्यासों में परिलक्षित होता है। ठीक है, तो ये प्रेमचंद के बारे में हमने सामान्य चर्चा करी। हम बात करते हैं अपने लेसन की तरफ, अपन बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, यहां तक हमारी बात हो गई। 1936 में हुई, और प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष का मतलब हिंदी कथा साहित्य में जो प्रेमचंद है वो सबसे बेजोड़ है, और आप पढ़ते भी हो कि कथा साहित्य में प्रेमचंद को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए की पढ़ाई की, अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब चला था? 1942 में। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कब चला था? 1942 में। महात्मा गांधी के नहीं, असहयोग आंदोलन तो 1920 में चला था। अरे 36 में तो प्रेमचंद ही मर गए थे। हाँ, 36 में तो प्रेमचंद ही मर गए थे। असहयोग आंदोलन वो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में, और असहयोग आंदोलन चला 1920 में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, ये 20 है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। देखो, नौकरी भी नहीं करी, सेलेक्ट भी हो गए, और जीवन में पैसे की कमी थी, फिर भी अपने राष्ट्र के प्रति असहयोग आंदोलन में भाग लिए, और महात्मा गांधी के संपर्क में आए, और अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, अब पत्नी कौन है इनकी? पहली पत्नी तो चली गई, उसको तो इन्होंने छोड़ दिया, और पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों समाहित हैं। तो प्रेमचंद के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, आज इनके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो देखिए पूरी जानकारी हम लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। कितनी बड़ी बात है। जब आप हिंदी कहानी पढ़ते हो, जब आप हिंदी उपन्यास पढ़ते हो, तो जो काल बांटे गए हैं उसके काल का आधार ही प्रेमचंद का युग बताया गया। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो बताओ, जिस आदमी के जन्म को आधार मान करके हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण किया गया, तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा स्थान है साहित्य में। प्रेमचंद पूर्व युग ये पढ़े हैं आप, गद्य में पढ़ते हो ये सब। प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही अपने पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। क्या इस वाक्य को समझ पाए आप? जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। बालकों, ये कहना चाह रहा है लेखक कि प्रेमचंद से पहले जो कहानी और उपन्यास लिखे जाते थे वो कल्पना पर लिखे जाते थे। मतलब एक राजा था, एक रानी थी, वो शिकार खेलने गए, अंधेरा हो गया, राजा डर गया, तो मतलब कल्पना। अब कल्पना में कुछ भी लिख देगा वो। फिर परियां प्रकट हुई, फिर इंद्रदेव आ गए, फिर इंद्रदेव प्रसन्न हुए, तो ये क्या है? कल्पना में चली आ रही कहानियां है। पहली बार अपने समाज को, अपने परिवार में, अपने समाज में जो परिवार हैं जिनमें तनाव हो रहा है, जिनमें अनवेल विवाह हो रहा है, जिनमें तलाक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अपने घर के, अपने आसपास के, अपने सामाजिक जीवन की ठोस जमीन पर पटकथा कहां से उठाई? अपनी कहानियों की कल्पना से नहीं उठाई।
औरों की तरह उन्होंने अपने समाज को आधार बना करके समाज में जो जीवन यापन हो रहा है उस समाज को उन्होंने पटकथा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उस पर उन्होंने पात्र बना करके कहानियां लिखी। कोई सी भी कहानियां देख लीजिए, ईदगाह देख लीजिए, नमक का दरोगा, इनकी अभी कहानी पढ़ेंगे, ये मानसरोवर के 8वें खंड में है। तो यहाँ की इनकी जो ऐसी कहानियां हैं वो सब समाज के ठोस यथार्थ पर कहानियां लिखी जा रही है। प्रेमचंद से पहले कहानियां केवल कल्पना होती थी, एक आदर्शवाद कहानियां होती थी। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इनमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा जो है, इस हिंदुस्तानी भाषा का जब भी नाम आता है तो हिंदुस्तानी भाषा से आपका तात्पर्य क्या होगा? हिंदी उर्दू मिश्रित। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं बच्चों, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, गारसाद तासी। और गारसाद तासी ने अपना ग्रंथ लिखा इस्तवार दलल लिटरेचर हिंदुस्तानी। वो जो हिंदुस्तानी शब्द है, उस हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ और हिंदुई शब्द का अर्थ दोनों आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो हिंदुस्तानी भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स रही हों। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। अर्थात प्रेमचंद ने जो अपनी कहानियों में जो हिंदुस्तानी भाषा प्रयोग करी है वो आम बोलचाल की भाषा प्रयोग करी है। एक साहित्यिक, एक अरबी फारसी शब्दावली युक्त एक कठिन उर्दू होती है वो नहीं करी, और तत्सम प्रधान शब्दावली युक्त एक संस्कृत की एक भाषा होती है वो नहीं, आम बोलचाल की जो भाषा बोली जाती है वो भाषा उन्होंने अपने साहित्य में प्रयुक्त करी है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग, रुमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। और पंच परमेश्वर जैसी कहानी और सेवा सदन जैसे उपन्यास, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, ये नोट करने योग्य बात है, अभी मैं आपको नोट करवाऊंगा। देखिए, पंच परमेश्वर जैसी कहानी, इस कहानी को गोले में बंद करेंगे, सेवा सदन को गोले में बंद करेंगे, जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। तो सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही कहानियां है। कैसी कहानियां है? यथार्थवादी। देखो, एक चीज आप नोट करने योग्य है, उसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। बात यह है कि आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद होता है जब सत्य को गौण कर दिया जाए, गौण, जब सत्य को गौण कर दें, जब सत्य को गौण और आदर्श, जब सत्य को गौण कर दें और आदर्शवाद को प्रदान कर दें, जब सत्य को गौण कर दें और आदर्शवाद को प्रदान कर दें, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? आदर्शवाद। आदर्शवाद, सत्य को गौण करने का मतलब है कि जैसे तुम्हें विद्यार्थियों के ही उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे ये गौण है, अब सत्य को गौण करने का मतलब है कि समाज में जो एक ऐसा, ये ले लो आप अपने घर से उदाहरण देखिए, माता पिता होते हैं, तो माता पिता का हमने ये पढ़ा है, हमारी भारतीय संस्कृति में यह है कि माता पिता पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। लेकिन ये जो उपदेश देने वाला बालक है या उपदेश देने वाला कोई भी ये व्यक्ति है, यदि ये माता पिता को खुद अपने घर में सम्मान नहीं दे रहा और बाहर जाकर के अच्छी अच्छी बातें करता है माता पिता के बारे में, तो यहाँ पर ये यथार्थ में तो क्या है? माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा। लेकिन आदर्श में क्या है? आदर्शवाद के हिसाब से देखें तो माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो सत्य को जब गौण कर दिया जाए, अर्थात माता पिता का सम्मान ही नहीं हो रहा, लेकिन आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें करी जाए, ऐसी कहानियां लिखे, तो वो क्या कहलाता है? आदर्शवाद। और दूसरी स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाएगी। अब आप यथार्थवाद किसको कहेंगे? यथार्थवाद आप कहेंगे कि जब आदर्शवाद गौण हो जाए, जब आदर्शवाद गौण हो जाए और सत्य क्या हो जाए? सत्य प्रधान हो जाए,
सत्य प्रधान हो जाए, सत्य प्रधान हो जाए। तो अब आदर्शवाद जब कहानियां लिखेंगे तो आदर्शवाद को स्थान नहीं देंगे वो, अब वो सत्य को प्रधान मान करके सत्य ही बयान करेंगे अपनी कहानियों में। तो ऐसी कहानियां जिनमें समाज का वास्तविक सत्य मुखरित होता है वो कहानियां क्या कहलाएगी? यथार्थवादी कहानियां। अब प्रेमचंद ने एक नई परंपरा चलाई और प्रेमचंद पहले आदर्शवादी थे। देखो प्रेमचंद की अगर आपसे पूछे ना उनके व्यक्तित्व को बताइए, प्रेमचंद का क्रम बताइए कि प्रेमचंद कैसे थे, तो आप सबसे पहले करेंगे प्रेमचंद अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में पहले कैसे नजर आते हैं? आदर्शवादी। उसके बाद में प्रेमचंद अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में यथार्थवादी नजर आते हैं। बाद में प्रेमचंद तीसरी स्टेज में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनाते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनाते हैं। और इस शब्द से आप लिखेंगे कि इसमें आदर्शवाद एवं यथार्थवाद का समन्वय होता है। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में क्या क्या समझेंगे आप? कि इसमें आदर्शवाद और आदर्शवाद के साथ में यथार्थवाद, यथार्थवाद दोनों का समन्वय होता है। वो क्या कहलाता है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो ये बात आपने समझ ली, आगे चलेंगे। देखिए तो ये कहानियां है। आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई, देखो ये लिख रखा ना, आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई बाद में, है ना। और कौन सी प्रवृत्ति बढ़ती गई? यथार्थवादी। और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता, कठोर वास्तविकता का मतलब समझ गए? अरे सत्य, अरे कठोर वास्तविकता बयान करने लग गए ना, फिर जो है वही लिख रहे हैं अपनी कहानियों में। कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते, फिर तो कठोर वास्तविकता पूरी करते हैं। उनमें वो एक उपन्यास है यथार्थवाद का गोदान, फूस की रात, फूस की रात उनकी ऐसी कहानी है। और कफन, कफन भी उनकी ऐसी कहानी है। तो बाद में वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं? यथार्थवादी। तो ये अपने प्रेमचंद का हमने एक सामान्य परिचय लिया। और हमारे सिलेबस में प्रेमचंद की जो कहानी लगी हुई है वो कहानी लगी हुई है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा, यहां पर देखिए, यहां कहानी के बारे में हम बात करते हैं। नमक का दरोगा, यहां दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है, इस कहानी का प्रकाशन हुआ था 1914 में। ये आपकी कहानी जो लगा रखी है इसमें देखिए 1914 में ये प्रकाशित हुई थी। और मानसरोवर, आपको पहले मैंने लिखवा दिया, ये प्रश्न बनने वाला है सीधा फैक्ट के रूप में। मानसरोवर खंड 8वें खंड में है ये। यहां पर देखो बालकों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि केवीएस ने आपके सिलेबस में ये जो लेसन लगाए हैं, ये लेसन यहां पर केवीएस का ये है कि आपकी रीडिंग पावर क्या है। आपको छोटी सी छोटे प्रश्न भी यहां पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जाएगा कि जो नदी है, जो वंशीधर जिन गाड़ियों को लेकर के नमक को पकड़ने के लिए वो जाता है, तो किस नदी के किनारे जाता है? वो नदी के पूर्वी घाट पर है कि पश्चिमी घाट पर है? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई सी भी कहानी लगी हुई हो, उस कहानी में आपको छोटी से, जैसे 2 गांव का वर्णन आ गया कोई कहानी में, तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि उस गांव से उस गांव की दूरी कितनी थी। अगर उसमें कोई पात्र है चुन्नू मुन्नू, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि चुन्नू की मम्मी का क्या नाम था। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इन सवालों को पूछने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे 11वीं 12वीं के बच्चों को, उन तो आपकी रीडिंग पावर कितनी है, आप कितना याद रख सकते हो, यह है जांचना। इसको जांचने के लिए आपकी इंटेलिजेंसी साबित चेक नहीं कर रहे, वो आपकी इंटेलिजेंसी के लिए आपका जनरल पेपर लगा रखा है, वहां देखेंगे आप, वहां दिखाओ अपनी इंटेलिजेंसी, जितने आप में बुद्धि है। यहां तो केवल आपकी रीडिंग पावर जांचना है। तो हर कहानी को जो भी फैक्ट आ रहे हैं उसको रफ में लिख करके आप तैयार करेंगे। तो पहला ही प्रश्न इस लाइन में है कि इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था, मानसरोवर के 8 खंडों में है। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, बिल्कुल है बहुचर्चित, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद अर्थात अब आप समझ गए कि इस कहानी में कुछ सत्यता है, कुछ आदर्शवाद है, दोनों का ही मिश्रण है। तो एक आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मुकम्मल उदाहरण है, अर्थात ठीक ठाक उदाहरण है। मुकम्मल उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है ठीक ठाक उदाहरण है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। एक कहानी में एक मुहावरा आया है, धन के ऊपर धर्म की जीत। इसका मुहावरे का अभी आप अर्थ नहीं समझोगे, जब अपन कहानी में चलेंगे और कहानी में चल करके जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो पता लगेगा कि धन के ऊपर धर्म की जीत कैसे होती है।
धन और धर्म को हम क्रमशः सद्व्रति और असद्व्रति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। देखो प्रश्न यही बन गया, धर्म और धन इन दोनों को देकर के आपसे पूछेगा कि धन के संदर्भ में कौन सा अर्थ अमान्य है। क्या बनेगा प्रश्न कि धन के संदर्भ में कौन सा अर्थ अमान्य है, तो धन के अर्थ में आप सद्व्रति, इसके अलावा धन के अर्थ में आप बुराई, धन धन है ना ये, तो धन के अर्थ में सद्व्रति और असद्व्रति, धन और धर्म, धन में सद्व्रति नहीं आएगा, धन में आएगा असद्व्रति, धन असद्व्रति, बुराई और असत्य, ये तीनों शब्द आए हैं धन के लिए। असत्य, बुराई और असद्व्रति, ये तीनों शब्द आए हैं धन के लिए। और धर्म की जीत होती है तो धर्म के लिए आए हैं सद्व्रति, अच्छाई और सत्य, ये आए हैं धर्म के लिए। अभी अपन पढ़ेंगे तो ये सारा स्पष्ट हो जाएगा। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। देखिए याद रखने की चीज है, इस कहानी में जो पात्र आए हैं उनमें एक पात्र आया है पंडित बंशीधर। ये गांव का सीधा साधा लड़का होता है और नौकरी की तैयारी करता है, नौकरी नहीं लगती, बाद में एक जगह आती है, पोस्ट आती है नमक का दरोगा, जो कि आप उसको निरीक्षक के तौर पर देख सकते हैं, इंस्पेक्टर के तौर पर। तो उस पोस्ट में ये अप्लाई करते हैं और इनका चयन हो जाता है। इस पोस्ट पर जब ये जाते हैं तो इनके पिताजी इनको कहते हैं कि बेटा ये दरोगा की पोस्ट है, यहाँ पर रिश्वत बहुत है और तुझे ध्यान रखना है कि जो मासिक वेतन होता है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी का चांद कैसे होता है भाई, ये तो पूरा ही दिखाई देता है, पूर्णिमा का चांद पूरा गोला, अरे पूर्णिमा का चांद यही तो होता है, गोला पूरा। तो जो महीना होता है, मासिक वेतन जो आता है एक साथ, वो तो पूर्णमासी का चांद होता है, आता है जब दिखता है, और जब लास्ट में अंतिम दिन आते हैं तो वो गायब हो जाता है जेब से, अर्थात मंथली जो इनकम आती है वो तो खर्चे में ही चली जाती है। अब आप जो रिश्वत लोगे, वो रिश्वत लोगे, वो प्रभु की कृपा है, उस रिश्वत से ही परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए बेटा तू जम के रिश्वत लेना और बड़े पैसे कमाना, इस रिश्वत के आधार पर हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तुझे पता है लड़कियां घर में घास फूस की तरह बढ़ रही है, घास फूस की तरह बढ़ने का मतलब है जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। तो उनके पिता बहुत सारे एक बातें बताने के बाद में उसको नौकरी के लिए विदा करते हैं। अभी अपन उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पंडित बंशीधर है, पंडित बंशीधर के बाद में एक मुख्य पात्र वो है अलोपदीन। अलोपदीन, अलोपदीन, ये अलोपदीन दातागंज के रहने वाले हैं, दातागंज के रहने वाले हैं और ये जमींदार होते हैं। कौन होते हैं ये? जमींदार होते हैं। और ये इतने पैसे वाले होते हैं कि इनको अपने पैसे पर, अपने धन पर इतना घमंड है कि ये जो चाहे वो कर लेते हैं। इनको कोर्ट कचहरी अर्दली किसी पकड़ने वाले का, किसी का कोई डर नहीं है। ये अपने धन रूपी जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानते हैं कि दुनिया में किसी को भी हराना हो तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी से, ब्रह्मास्त्र से हम सब कुछ हरा देते हैं। इसके अलावा इसका एक दरोगा है, जो बंशीधर है वो पोस्ट में आता तो उसका एक दरोगा है। इन पात्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। तो दो पात्रों का नाम आपको याद रखना, पंडित अलोपदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर। देखो मुंशी बंशीधर के लिए कौन से शब्द आए हैं? ईमानदार कर्मयोगी। मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। नौकरी से मुअत्तल कराना, मुअत्तल का मतलब क्या है? निकाल देते हैं। वेरी गुड। नौकरी से उनको निकाल देते हैं, सरकारी नौकरी से उनको बर्खास्त करवा देते हैं। और लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। अभी ये पाठ परिचय चल रहा है, अभी ये थीम चल रही है। अंतः सत्य के आगे वो झुक जाते हैं और महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा ने यही प्रार्थना की है कि आपको सदैव वो नदी किनारे वाले बेमुरौवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ऐसी दुआ करता है पंडित अलोपदीन। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान नियत्य और अकेले पड़े जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। देखो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी क्या है
कि कोई भी व्यक्ति अगर इस जमाने में, इस भ्रष्ट जमाने में, जहां चारों तरफ रिश्वत का माहौल है, भ्रष्ट जनतंत्र है, भ्रष्ट सरकार है, इस जमाने में यदि कोई व्यक्ति ईमानदार रहता है तो वो अपने महकमे में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में अकेला अभिमन्यु की तरह लड़ता है, बाकी उसके चारों तरफ कौरवों की तरह चारों तरफ भ्रष्ट व्यक्ति इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि वर्तमान शासन व्यवस्था बिल्कुल खराब है, चारों तरफ कौरवों की तरह भ्रष्ट आदमी है। अगर कोई आदमी अगर अपनी ईमानदारी के बलबूते आगे काम करना चाहता है तो वो बेचारा क्या बन करके रह जाता है? अभिमन्यु बन करके रह जाता है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। अब प्रेमचंद ये नहीं करना, अब देखो उसको हटा दिया, उसको नौकरी से हटा दिया। अगर प्रेमचंद यही कहानी खत्म कर देते तो भावी पीढ़ी में, मतलब इस कहानी को पढ़ने के बाद जो भी शिक्षा जगत में अगर ये कहानी जुड़ी रहती तो बच्चे क्या सोचते कि भैया ईमानदारी से काम नहीं करना है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, हमें तो भ्रष्ट तरीके से ही काम करना है। बाद में प्रेमचंद ने सोचा कि अगर इस कहानी को यहीं में बंद कर देता हूं तो बच्चों में जो मूल भावना आएगी, जो मोरल वो प्राप्त करेंगे, वो गलत मैसेज जाएगा। तो प्रेमचंद इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद में वो क्या करते हैं? अब देखो यहां तक तो है यथार्थवाद, यहां तक तो क्या है? यथार्थवाद। अब प्रेमचंद आदर्शवाद की तरफ जाते हैं। फिर बाद में वो इतना बड़ा सेठ साहूकार होता है, इतना बड़ा जमींदार होता है कि उसको जो सरकारी नौकरी पर जो तनख्वाह मिलती थी ना, वो तो कुछ नहीं थी। अब खुद जमींदार अलोपदीन रथ में सवार होकर के उसके घर जाता है, 1 महीने बाद जा करके उसके पिताजी से हाय हेलो करता। पिताजी कहते हैं महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने गलती मान ली, ये लड़का ही नालायक था, ऐसे लड़के से तो बेऔलाद होना बढ़िया है, ये मैं तो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया जो इतनी ईमानदारी को लेकर के बैठा है, लक्ष्मी को ठुकरा दिया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो पंडित अलोपदीन कहता है कि नहीं बाबूजी, लड़का कुछ भी हो, अब वो जो है वो क्यों आया? पंडित अलोपदीन वो देखता है कि मेरे इतना बड़ा साम्राज्य है, साम्राज्य का मतलब मेरे इतनी फैक्ट्रियां चल रही है, इतना जमींदार हूं मैं, इतनी आय इनकम होती है, मेरे इस बजट को, मेरे पैसे को मैनेजमेंट करने वाला मुझे मैनेजर चाहिए, और पंडित बंशीधर से बढ़िया मैनेजर मुझे जिंदगी में न मिलेगा और न कभी मिला। इतना ईमानदार था, क्योंकि देखा है ना, क्योंकि वो जाकर के उसको जब नमक की गाड़ियां पकड़ लेता है वो दरोगा पद पर, तो उसको रिश्वत देता है तो उसको 1000 रुपए से रिश्वत शुरू करता है, फिर 2000, फिर 3000, 40,000 तक रिश्वत पहुंच जाती है। जबकि मात्र 500 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रिश्वत होती थी, जिसमें वो 40,000 तक की रिश्वत ठुकरा देता है और अंत में ये कह देता है कि 40,000 ही नहीं 40 लाख पर भी नहीं मानूंगा, गिरफ्तार करूंगा। तो इसलिए पंडित अलोपदीन को पता चल जाता है कि मेरा अगर ये मैनेजर बन जाता है तो वो मैनेजर बनने के साथ में उनको बहुत बढ़िया तो तनख्वाह ऑफर करते हैं, उनका रेजिडेंस, उनका खाना पीना, उनका आना जाना, सब टीए वेतन भत्ता सब वो अपनी नौकरी में स्टाम्प पे लिखते हैं, सब उनको सुपुर्द करते हैं। तो अब जब ये कहानी यहाँ खत्म हुई तो अब विद्यार्थियों में क्या मैसेज जाएगा कि कभी भी ईमानदारी रखनी है तो उसका परिणाम गलत नहीं मिलता, उसका हमेशा अच्छा ही परिणाम मिलता है। तो अब आपके समझ में आ गया कि यह कहानी आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का मुलम्मा है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का समन्वय है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुरा ही नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से ये जो वाक्य है, ये वाक्य प्रेमचंद के एक लेख लिखा था इन्होंने, उपन्यास, यहां तक का ये जो वाक्य है, ये वाक्य उपन्यास शीर्षक निबंध से लिए गए हैं। अब देखो यहां पर आपने तो पढ़ा भी नहीं होगा, कितनी बड़ी गहराई की बात है। प्रेमचंद की रचनाओं में दे दिया कि उपन्यास किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा, निबंध विधा, कहानी विधा, डायरी विधा। तो यहां पर क्या होगा, उपन्यास शीर्षक निबंध से, प्रेमचंद का उपन्यास नाम का एक निबंध है, उसमें इन्होंने लिखा यह है, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। चलिए बच्चों, अब हम कहानी की बात करते हैं, कहानी की तैयारी करते हैं। देखिए, नमक का दरोगा ये कहानी है। अब अपन कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से हमें एक एक प्रश्न का पता लग जाएगा कि क्या प्रश्न है, कैसे बनेगा, क्या है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। भाई, नमक विभाग बनते ही नमक विभाग में जो है वो नमक का जो आदान प्रदान है या नमक का आयात निर्यात है उस पर रोक लगने लगी।
इसका व्यापार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अब सुनो, जैसे खान विभाग होता है ना, ट्रक, अपन जब नया मकान बनवाते हैं तो बजरी मंगवाते हैं, पत्थर मंगवाते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट कई बार बजरी पर रोक लगा देती है, पत्थरों पर रोक लगा देती है, खान में खुदाई नहीं करने देती। तो खनन विभाग के कई नियम है, कई कानून है, लेकिन फिर भी ट्रक वाले चोरी छिपे बजरी ले ही आते हैं और आरटीओ की गाड़ी रोड पर दौड़ते हुए इनको साइड में खड़ा करके और इनसे पेनल्टी और पैसे लेती है। तो वही चीज है, पहले नमक पर कोई कानून नहीं था, लेकिन जब नमक पर कानून बना तो चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा। कोई चालाकी से अधिकारियों के पो बारह थे, कोई चालाकी से, है ना, मतलब कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो बारह थे, पो बारह थे, ये मुहावरा है, एग्जाम में आता है। पो बारह होना, पो बारह होना मतलब अपनी खुशी मिलना, मतलब बहुत सारा आराम मिलना, खुशी मिलना। पोबारे होने का शाब्दिक अर्थ है खुशी मिलना, चैन मिलना, और जो चाहते वो पूरी होना, पोबारे होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी, बरकंदाजी का मतलब होता है चौकीदार। चौकीदार मतलब गेट पर बंदूक लेकर के खड़ा रहने वाला जो है ना, होता है ना चौकीदार, उसको कहते हैं बरकंदाज। तो क्या कह रहे हैं ये कि पटवारीगिरी जो कि सरकारी नौकरी है, पटवारी का काम छोड़ छोड़कर लोग नमक विभाग की चौकीदारी के लिए पोस्ट अप्लाई करने लग गए कि मुझे तो पटवारीगिरी छोड़ दूंगा लेकिन चौकीदार बना दो। क्यों? कि चौकीदार बनने में जो गाड़ियां निकालते थे उस गाड़ियों में क्या मिलती थी? हर गाड़ी निकालने के पैसे मिलते थे, रिश्वत मिलती थी। इसके दरोगा पद के लिए एक पद होता था जिसका नाम क्या था? दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील जो बहुत पैसे कमाते थे वो भी चाहते थे कि हम वकीलगिरी छोड़ देंगे लेकिन हमें दरोगा पद मिल जाए, इतना बड़ा पद था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, अरे ये पढ़े पढ़े भाई तैयारी कर रहे थे तो जुलेखा की कोई प्रेम प्रसंग वाली बुक है। जैसे आजकल तो तुम लोग क्या है, व्हाट्सएप, वीडियो, फेसबुक वगैरह चला लेते हो, पहले किताबें पढ़ के टाइम पास करते थे। तो बंसीधर अपनी जुलेखा की बुक समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की, ये मजनू और फरहाद क्या है? पात्र हैं, ये नायक नायिका है। प्रेम वृत्तांत नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मतलब ये कहने का मतलब है कि बंसीधर अपने घर में बहुत सारी किताबें पढ़ चुके थे, रोजगार अभी लगा नहीं था, वो किताबें पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें, अब रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, ये पिता उनके अनुभवी पुरुष थे। अभी देखना ये अनुभव बांटेंगे बहुत सारा। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, घर पे बहुत सारा पैसा चढ़ा हुआ है, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ रही है, बढ़ती चली जाती है। घास फूस की तरह लड़कियों का बढ़ने का मतलब लड़कियां जल्दी जल्दी बढ़ी। ये प्रश्न आएगा कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही है, इसका तात्पर्य है लड़कियों का समाज में, ऑप्शन आएंगे, लड़कियों का समाज में कोई महत्व नहीं है, लड़कियां घास फूस के समान है, लड़कियां की बढ़ने की जो उम्र है वो बहुत जल्दी होती है, लड़कियां जल्दी बड़ी होती है। इस तरह के 4 ऑप्शन आएंगे। तो लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही है, इसका मतलब है कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी होती है, और बड़ी होने से तात्पर्य है कि हमें उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, तो शादी के लिए पैसे चाहिए। तो यहां पिताजी का मंतव्य है कि भाई जिम्मेदारियां बढ़ रही है। मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूं, अपने आप में प्रश्न लेके बैठा ये वाक्य, मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूं। यहां पर पिताजी के कंगारे का वृक्ष होने से क्या तात्पर्य है? बूढ़ा होना। और बूढ़ा होने से मतलब है कि जब नदी बहती है तो नदी में कटाव लगता है, और कटाव लगने से जो किनारे का वृक्ष होता है वो कभी भी ढह सकता है। मिट्टी कट कट के जाती है नदी में, तो किनारे का वृक्ष कभी भी गिर सकता है, क्योंकि नदी में मिट्टी कट कट के जा रही है। तो पिताजी का कहने का मतलब है कि बेटा मैं तो नदी के किनारे का वृक्ष हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं कभी भी गिर सकता हूं, मैं कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है। तो ये है, न मालूम कब गिर पड़ूं, सीधी सी बात है कि न मालूम कब मर जाऊं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर की तरफ रखनी चाहिए। यह साधारण वाक्य नहीं है, इस वाक्य में व्यंजना है बहुत तगड़ी, व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। इस वाक्य में बहुत तगड़ी क्या है?
व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब कहने वाले ने कह दिया, अब अर्थ अपने अनुसार लेंगे, वहां होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो वो क्या कहते हैं, इस नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा मतलब पद, ओहदा मतलब पद, कि तुम पद पे जाकर के बैठ जाओ और आराम से तनख्वाह का इंतजार करो, ऐसा काम मत करना। ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, यह तो पीर का मजार है, इस पर कुछ नहीं आने वाला। अब जो आएगा वो आएगा कि जो चढ़ा हुआ है ना, जो चादर चढ़ा हुआ है, अर्थात जो ऊपर से जो इनकम हो, जो रिश्वत हो, उस पर नजर रखना पूरी, वो मत छोड़ना बिल्कुल भी। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पिताजी ने मासिक वेतन की तुलना किससे की है, पूर्णमासी के चांद से, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। भाई पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे एक दिन पूरा होगा, फिर थोड़ा कटेगा, फिर थोड़ा बीच में 10 दिन बाद तो आधा हो जाएगा, वो वाली बात है, आधा हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ, अब देखो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय को क्या बताया गया है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ये कभी रुकता नहीं है, पानी की धारा बह रही है, ऊपरी आय आती जा रही है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मनुष्य ज्यादा वेतन क्यों देगा, जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। तो वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो भगवान की देन है। कौन कह रहा है, पिताजी। देखो कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसलिए वो कितनी भी आ जाती है, उसका कोई तोल मोल नहीं है। इसी से उसकी बरकत होती है। इसी से बरकत मतलब घर में वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं मैं, तुम पूरा समझते हो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। देखो इसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। मनुष्य को देखो, रिश्वत किससे लोगे आप, जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है वो आपको रिश्वत दे जाएगा। आपको रिश्वत वो देगा जिसका काम अटका पड़ा है। आपको रिश्वत वो देगा जो बेबस है, बेचारा है, लाचार है। तो देखो क्या कहते हैं, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो कि इसको आवश्यकता है कि नहीं है, और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो उसके साथ। जितना मजबूर होगा उतनी ज्यादा पैसे देगा। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। क्या कहते हैं पिताजी कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, कि जो गरज वाला आदमी है उसके साथ यदि आप कठोरता करोगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन बेगरज को दाव पर लाना बड़ा कठिन है। लेकिन बेगरज जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है उसको आप दाव पर नहीं ला सकते, तो थोड़ा सा वो भी देख लेना। इन बातों को निगाह में बांध लो, इन बातों को निगाह में बांध लो। पिताजी कह रहे हैं कि मैंने जितनी भी बातें समझाई है उसको तुम एकदम क्या कर लो, निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। अब ऑप्शन आएंगे, प्रश्न बन गए यहां पे। बंसीधर के पिताजी की जन्म भर की कमाई है 1 लाख रुपए बंसीधर का घर, या बंसीधर को दी जाने वाली शिक्षा, बंसीधर को दी जाने वाली शिक्षा, या फिर कोई सा भी ऑप्शन बना के दे देंगे कि जन्म भर की कमाई में आ जाएगी। पिताजी की कौन सी सलाह शामिल थी, तो 3-4 सलाह दे देंगे, जिनमें एक ये कमाई वाली सलाह, रिश्वत वाली सलाह को ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। यह उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। भाई पुत्र तो आज्ञाकारी था ना, वो तो बाद में उसका खुद का व्यक्तित्व है। आदमी इतना तो समझ ही जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। सुनते सबकी हैं, तो बंसीधर ने भी अपने पिताजी की सुनी, लेकिन पिताजी की सुनने के बाद में इतना तो समझ ही गए कि क्या सही है क्या गलत है। तो तब घर से चल खड़े हुए, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन शुरू होती है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मबल ही अपना सहायक था। इस लाइन का क्या मतलब है, इस विस्तृत संसार में जब कोई बड़े शहर में जाता है, कोई भी बालक अपनी हायर एजुकेशन के लिए या अपने काम धंधे के लिए या अपने रोजगार के लिए, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हमारा रिलेशन वाला मिल जाए, वहाँ पे हमारे पड़ोसी मिल जाएं, वहाँ पे हमें कोई सहारा मिल जाए, वहाँ पे हमारे दोस्त मिल जाएं। लेकिन जब बड़े शहर में जाते हैं कोई नहीं मिलता, तो उस शहर में कौन उसका मित्र होता है, धैर्य, कॉन्फिडेंस उसका मित्र होता है। बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक होती है, दिमाग से रहता है वो, बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक होती है, और आत्मबल उसका सहायक होता है। ये बात
किसके लिए लागू हुई है? बंशीधर के लिए। ये कब लागू हुई है? जब कोई हमारा जानने वाला नहीं हो और हम अकेले हों। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन अच्छे सगुन से चले थे भाई, बात तो आगे तो बात जमती है। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए साहब बंशीधर, जाते ही जाते नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। वृद्ध मुंशी जी को घर पे मैसेज आया, अरे वो लग गए, दरोगा बन गए आपके बंशीधर जी। तो सुख संवाद मिला तो मजा आ गया, फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन कुछ नरम पड़े, इसका मतलब क्या? पिताजी तो फूले न समाये, ये तो पिताजी के लिए आया, लेकिन महाजन कुछ नरम पड़े। यहां पर महाजन नरम पड़ने का मतलब है कि बंशीधर के ऋण उधार था, जो पैसे उन्होंने महाजनों से ले रखे थे, तो महाजन जब बंशीधर की नौकरी नहीं थी तब तो आकर के धमकी देकर के जाते थे कि पैसे 10 दिन में लौटा देना, वरना कुछ गलत कर देंगे, मारेंगे, पिटाई करेंगे, कूटेंगे, बेइज्जत करेंगे आपको। लेकिन जैसे ही बंशीधर की दरोगा पद पर नौकरी लगी, तो बंशीधर के दरोगा पद पर नौकरी लगते ही महाजन पिताजी के घर आए और कहने लगे, अरे अपने पैसों का क्या, कभी भी दे देना, आप तो बड़े आदमी हो। तो इसलिए महाजन क्या है, अरे अपनी ही घर की बात है, अभी तो रखो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, जब आपको मन करे जब दे देना। तो महाजन कुछ नरम पड़े, यह है इसका मतलब। कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। और यह तो सामान्य बात है, जीवन का रहस्य है कि कोई भी नौकरी लगता है तो पड़ोसियों के हृदय में तो शूल ही उठते हैं, कोई भी प्रसन्न नहीं होता पड़ोसी। अब देखिए, जाड़े के दिन थे, रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के सिपाही जो लगा रखे थे वो चौकीदार नशे में मस्त थे, टल्ली थे वो एकदम फुल। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। 6 महीने की नौकरी हुई थी। ये प्रश्न अपने आप में बनेगा, मुंशीधर को नौकरी करते हुए कितने महीने हो गए थे? 6 महीने हो गए थे। लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उनकी बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की और जमुना बहती थी। देखिए, 1 मील पूर्व, ये अपने आप में प्रश्न है। 1 मील पूर्व कौन सी नदी बहती थी? जमुना नदी। किस दिशा में बहती थी? पूर्व दिशा में। कितनी मील दूर? 1 मील दूर। कोई भी ऑप्शन बन सकता है। उस पर नाव का एक पुल था, उस नदी पर नाव का एक पुल था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। दरोगा जी कौन है यहाँ पे? बंशीधर। किवाड़ बंद किए, रात का समय था, जाड़े के दिन थे, मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। रात के दिन थे, सब सुनसान साए साए सो रहे थे। लेकिन 1 मील दूर रात में कोई भी आवाज होती है तो दूर तक जाती है, सुनसान रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। तो गाड़ियों के पहिए गड़गड़ 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 चलने की आवाज आई तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह गाड़ियां चलाने वाले, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? इतनी रात गए, भाई कोई काम धंधे वाला है तो दिन में ही चले, दिन में ही करेगा ना, रात में कौन काम करेगा? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया का मतलब, दिमाग में कोई शंका होती है तो उस शंका के आधार पर हम आइडिया लगाते हैं। वर्दी पहनी, तुरंत उठे अपनी चारपाई से, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। अरे बंदूक भी दे रखी थी बंशीधर को, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। अपना घोड़ा वहीं बंधा रखा था तो घोड़ा पर बैठे और पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां? पकड़ में आ गए ना, पकड़ लिए बंशीधर। सो रहे नहीं थे, अलर्ट थे एकदम गाड़ियों की आवाज में। अब बात क्या होती है देखिए, ये है, ये गाड़ियां जा रही है नमक की। एक गाड़ी नंबर 1, ये गाड़ी नंबर 1, ये गाड़ी नंबर 2, और कौन लग रहा आपको? बंशीधर। ये देखो, ये अलर्ट, लालटेन चेक कर रहे हैं, बिल्कुल जूते, टोपी, तमंचा, टोपी, सब हेलमेट पहन के आए हैं। ये बंशीधर हैं। और ये इधर, ये दरोगा है बंशीधर के साथ में, इसका असिस्टेंट है। ये बेचारे गाड़ीवान खड़े हैं और ये कट्टे भरे गाड़ियों में, देखो ये भरे ये कट्टे गाड़ियों में। और ये नदी बह रही है, ये पानी का प्रवाह है। ये नाव दिख रही होगी आपको, ये नाव है। तो इस तरह का ये सीन है। ये बंशीधर इस नाव पर, यहाँ कौन सी नदी है? ये जमुना नदी। कितनी पूर्वी दिशा में, पश्चिम दिशा में? पूर्व दिशा में। कितनी मील दूर? 1 मील दूर। ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपसे।
अब देखिए थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, जैसे ही बंशीधर वहां जाके थम गए, किसकी गाड़ियां है, अब सारे गाड़ीवान डर गए, चुपचाप हो गए, सब स्तंभित हो गए, जड़वत। अब बताओ आप साहित्य के विद्यार्थी हो, इस वक्त गाड़ीवानों में कौन सा संचारी भाव उत्पन्न हो रहा है? संचारी भाव 33 पढ़े थे, स्तंभ, जड़वत होना, भय है ना, स्तंभ, तो जड़वत हो गए, कानाफूसी हुई, ओ कौन आ गया, पुलिस वाले आ गए, पकड़ लिए, मर गए, क्या करें? उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं, तो एक ने कहा पंडित अलोपदीन की। कौन पंडित अलोपदीन? कौन बोला ये? दरोगा जी। तो दूसरे गाड़ीवान ने बोला वो है ना दातागंज के जमींदार, उनकी गाड़ियां हैं। मुंशी बंशीधर चौंके, पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। ये किसी ने कहा कि पंडित अलोपदीन तो इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। मुंशी बंशीधर लाखों रुपए का लेन देन करते थे, इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनको नहीं, ये कहा नहीं। मुंशी बंशीधर चौंके। अब उसके पंडित बंशीधर के दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है कि लाखों रुपए का लेन देन करते हैं, इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आए और उनके मेहमान होते, 12 मासा सदा व्रत चलता। ये शब्द है हिंदी का बहुत अच्छा, सदा व्रत चलना। सदा व्रत चलने का मतलब है लंगर, रोटियां कोई भी आ जाए कोई भी खा जाए, ऐसे ढाबे टाइप में खोल रखे है ना, तो सदाव्रत। सदाव्रत का मतलब अन्न बांटने की प्रक्रिया, अन्न बांटना। सदाव्रत का मतलब क्या होता है? अन्न बांटना। तो पंडित बंशीधर के सदाव्रत चलता रहता था, कोई भी आ जाए खा जाए, तो इस तरह भंडारा, भंडारा कह सकते हैं आप, भंडारा सदा चलता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी? मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला कानपुर जाएगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, गाड़ियों में है क्या, सन्नाटा छा गया, क्योंकि नमक ले जाना कानूनन जुर्म था, तो सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा कि बोल नहीं रहे ना, जवाब नहीं लगा ना, दरोगा साहब और संदेह बढ़ गया कि ये बोल नहीं रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या बोले? क्या तुम सब गूंगे हो गए? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बात पर भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, घोड़े को आगे बढ़ाया, भाई गाड़ी के समीप ले गया और आगे टटोला, भ्रम दूर हो गया, ये तो नमक के ढेले हैं, मोटे मोटे साबुत नमक होता है ना, साबुत नमक के ढेले हैं। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अब ये मैसेज कहां पहुंच गया? गाड़ी वालों ने तुरंत मैसेज पहुंचा दिया कि माल पकड़ा गया, मालिक साहब तुरंत आ जाओ। ऐसा ही होता है ना, अभी जैसे बजरी के ट्रक आते हैं ना, तो ड्राइवर जो होता है ना वो तुरंत मालिक को फोन कर देता है, ड्राइवर साहब गाड़ी पकड़ ली, अब आप आ जाओ। तो मालिक आकर के फिर बातचीत करता है पुलिस वालों से। वही बात हो रही है। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार, किस पर आए पंडित अलोपदीन? रथ पर। कुछ सोते कुछ जागते। बताओ सोते जागते क्यों? क्योंकि रात का समय था, सो रहे थे। कुछ सोते कुछ जागते आते थे। अचानक कई गाड़ीवान घबराए हुए आकर जगाया। बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े हैं, आपको बुलाते हैं। पकड़ में आ गए आज तो। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था और वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इससे जज भी खरीद लेते हैं, इससे वो गवाह भी खरीद लेते हैं। न्याय नीति न्यायपालिका सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं, क्योंकि उनको डर था ही नहीं, उनको पता था एक पत्ती तीर, जाओ साहब जाओ। तो वही उसी अंदाज में थे, क्योंकि उनका काम ऐसे ही होता आया था। अब से पहले भी दरोगा रहे होंगे, अब से पहले भी ये पोस्ट रही होगी, लेकिन हर पोस्ट में उनके ऐसा ही होता था। हम आते हैं ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान का बीड़ा लगाकर खाया। अरे रात हो रही है, लेकिन वो क्या पान खाते थे, तो पान का बीड़ा लगाकर खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ जानते हो ना, शोल, बड़ा चद्दर, तो लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमने ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? बंशीधर से बातचीत हो रही है अब। बाबूजी कहिए आशीर्वाद, कौन सा अपराध हुआ कि हमारी गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए बाबूजी, क्या आप भी नाराज हो गए करके खड़े हो गाड़ियां रोक करके? बंशीधर रुखाई से बोले। अब बंशीधर बोल रहे हैं सरकारी हुक्म है, गाड़ियां नहीं जाने दूंगा। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को जानते, हमारे सरकार तो आप ही हो, हमारे माई बाप तो आप ही हो।
बढ़ा रहे हैं ना, सेट कर रहे हैं पंडित जी को, ऐसे ही तो सेट किया जाता है, सेट कर रहे हैं पंडित जी, सेट करें बंसीधर को। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो खुद ही चढ़ाने वाला था आपको भेंट, समझ गए ना, घाट के देवता को भेंट चढ़ाना। हाँ, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब इतनी बात बोलने पर भी बंसीधर वही मुंह बना के गुस्से में खड़े रहे। तो पंडित जी सोचे यार ये थोड़ी मुस्कुराहट आई नहीं, बातचीत क्या थोड़े खड़ूस लग रहे हैं दरोगा साहब। ईमानदारी की नई उमंग थी, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, अब इनके साथ में जो पुलिस वाला आया था ना, इनका असिस्टेंट, उसका क्या नाम है? बदलू सिंह। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं, गिरफ्तार कर लो इन्हें। इतना कहते ही पंडित जी के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये तो सेट ही नहीं हुआ, ये तो पहली बार हो रहा मेरे जीवन में। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए, स्तंभित एकदम। उनको आश्चर्य नहीं कि पैसे का इतना ऑफर दिया और फिर भी नहीं मान रहा, ऐसा तो मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं। गाड़ी वालों में हलचल मच गई कि आज तो सेठ जी पकड़े गए, आज तो सेठ जी की गिरफ्तारी होगी। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को एक ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, कुछ रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब बदलू सिंह जानता था पंडित अलोपदीन का महत्व क्या है। अब बदलू सिंह तो फंस रहा बेचारा, पंडित जी के पास जाए तो उनको पता कि पंडित जी 2 मिनट में छुड़वा लेंगे अपने से, पैसे के बल पे। और वो बंसीधर का हुक्म नहीं माने तो वो तो उसका साहब है, तो बंसीधर का हुक्म भी मानना जरूरी है। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन पास जाकर के खड़ा हो गया। उनका हाथ जो है वो उसको एकदम से अरेस्ट नहीं कर सका। आगे बढ़ा, लेकिन रोब के मारे सांस न हुआ, उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा। धन को धर्म का निरादर करना मतलब जो धन है उस धन का निरादर किसने किया? धर्म ने। धन का निरादर किसने किया? धर्म ने। विचार किया यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले। अब पंडित जी के दिमाग में क्या आइडिया आया कि नया लड़का है, नई पोस्टिंग है, थोड़ा जोश है, अभी समझाते हैं। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। बाबू साहब हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं बाबू साहब। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। किस सहारे को? किस सहारे की बात हो रही है? किस सहारे की? पैसों की। चट्टान कहां आ रही है यहां? पैसों की चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, वहां वाक्य आ जाएगा। पंडित जी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकती मालूम हुई, तो वहां आएगी पंडित जी पर्वत की चट्टान पर खड़े थे, पंडित जी एक बड़े पत्थर पर नदी के किनारे खड़े थे, पंडित जी पैसों के, रिश्वत के पैसों के माध्यम से विश्वास में खड़े थे, इस तरह से। तो तुम्हारे जैसे तो फिर यही करेंगे, चट्टान पर खड़े थे। मालूम हुआ स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति पर पूरा भरोसा था। इसका मतलब क्या है? पंडित जी को ये तो पता था कि आदमी कब तक मना करेगा। अगर मान लो कोई पटवारी है, उसको आप कोई 100 रुपए की रिश्वत दे रहे हो, काम ही 100 रुपए का। मान लो आप पटवारी के कोई सिग्नेचर करवाने जा रहे हो, काम ही 100 रुपए का। पटवारी ने मना कर दिया, आप कहोगे यार 500 ले लेना। पटवारी ने फिर भी मना कर दिया, आप कहो 1000 ले लेना। पटवारी ने फिर भी मना कर दिया, काम 100 रुपए का, लेकिन आपके पास इतने पैसे, आप कहो पटवारी जी 50,000 ले लेना एक साइन करने के। तो पटवारी कब तक मना करेगा? एक साइन के 100 रुपए के काम के कोई 50,000 रुपए दे रहा, तो कब तक मना करेगा? तो आखिरकार इस संख्या पर, किस संख्या पर? पैसों की संख्या पर। पैसों की संख्या का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो। कितने का? अरे ये तो मोदी जी बंद कर दिए। जब प्रेमचंद ये कहानी लिख रहे थे तब तो चलता था 1000 का नोट। अभी अगर प्रेमचंद होते तो 2000 का नोट लिखते यहां, है ना। 1000 का नोट बाबू साहब भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं
1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दाता दीन को गुस्सा आने लगा। ये कैसा मूर्ख इंस्पेक्टर है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों में संग्राम का मतलब सच्चाई और पैसों में अब लड़ाई होने लगी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इससे क्या मतलब निकला? बोली बढ़ती गई। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मतलब 1000 के बाद 1500 हुए, 1500 के बाद 2000 हुए। इसको बोल रहे हैं धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना, यह बहुसंख्यक सेना किसको इंडिकेट कर रही है? रिश्वत के पैसे जो कि एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, उसके लिए आई है बहुसंख्यक सेना। बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत, कौन है अकेला पर्वत? बंशीधर अकेले पर्वत की भांति अटल और अविचल खड़ा था। अलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। कितने तक पहुंच गई बात? 20,000 तक। इसके बाद में अलोपदीन बोले, 1000 रुपए की रिश्वत की बात थी, 20,000 मैं आपको दे रहा हूं, फिर इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अब तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर लो। ऐसा आत्मसमर्पण कर देते हैं कौन? पंडित अलोपदीन। लेकिन ये बड़े इज्जत वाले लोग होते हैं, वो ऐसे गिरफ्तार थोड़ी होते हैं। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ, कौन? बदलू सिंह गालियां दे रहा है, दरोगा जी 20,000 ले लेते, 5,000 मुझे देते थे, 15,000 आप रख लेते, क्या नुकसान होता? तुम कर्म फूटे हो। तो मन में गालियां दे रहा, पता नहीं क्या गालियां दे रहा है। बदलू सिंह कह रहा है कि अच्छे दरोगा जी आए, कोई रिश्वत वाला आ जाता तो खुद भी जेब गर्म कर लेता, मेरी भी करवा देता। तो बदलू सिंह को तो गुस्सा आ रहा है कि अधिकारी सही नहीं मिला मेरे को, बहुत सही नहीं मिला। पंडित अलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हो गए। जैसे ही बदलू सिंह गिरफ्तार करने के लिए, पंडित जी एक बार और उचक के पीछे हो गए कि भाई गिरफ्तार मत करो। पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कर दो जी। यही बात हो रही है, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कर दो जी। मैं देखो 20,000 तक तुम नहीं माने, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। 5,000 बढ़ा दिए एक साथ ही। असंभव बात। 30,000 पर फिर पंडित जी, ये कथन किसका है? पंडित अलोपदीन का। ये असंभव बात किसका है? बंशीधर का। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। बंशीधर बोलते हैं असंभव बात। पंडित अलोपदीन बोलते हैं 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 पर नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। अब बताओ, अब तो बात ही खत्म हो गई। 40,000 पर नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बाप रे, ये तो नहीं मानेंगे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, बेरहमी से कुचल डाला। अलोपदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। आपको पता, जिस आदमी के जीवन में कभी गिरफ्तारी नहीं हो, एक इज्जत प्रतिष्ठित इतना बड़ा समाज में मान्य इंसान हो, अगर उसको खबर आए कि आज वो गिरफ्तार हो गया तो इज्जत को धक्का लगता नहीं लगता? तो इज्जत को धक्का इतना लगा कि बेहोश हो गए, गिर गए कि आज मेरी सारी इज्जत जो मैंने कमाई है वो सारी मिट्टी में मिल गई। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये बहुत बड़ा वाक्य है, प्रश्न बन सकता है इस वाक्य का क्या मतलब? रात का समय है ना, दोनों की वार्तालाप या घटना रात में हो रही है। दुनिया सो रही थी, लेकिन सुबह 6 बजे तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि पंडित अलोपदीन गिरफ्तार हो गया, पंडित अलोपदीन गिरफ्तार हो गया। तो इस वाक्य का मतलब है कि दुनिया सोती है पर बात छुपती नहीं है, रातों रात पहुंच जाती है। तो दुनिया तो सो रही थी, रात हो रही थी, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी, जो रात ही रात में बात पूरे जगत में फैल गई, पूरे गांव में चारों तरफ फैल गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचें भरने वाला अधिकारी, वर्ग रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, साहूकार, सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए
अदालत की तरफ चले। भाई गिरफ्तार कर लिया तो दूसरे दिन कोर्ट में पेश करेंगे ना, तो पुलिस इंस्पेक्टर लेके जा रहे हैं, पंडित जी नीची गर्दन करके हाथ में हथकड़ियां लिए हुए कोर्ट में जा रहे हैं, जज साहब के सामने जा रहे हैं। सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। छत और दीवारों में भेद न होने का मतलब जो बालकनियां होती है ना, जैसे बारात को देखते हैं ना, बारात आती है तो गलियों में, खिड़कियों में, औरतें छज्जों पे जैसे बारात को देख, उस तरह पंडित जी को देख रहे थे सारे के सारे। अलोपदीन, देखो कितनी बड़ी बात है, किंतु अदालत में पहुंचने में देर थी। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे, इस अगाध वन के सिंह, अगाध वन के सिंह। ये जो अदालतें हैं, ये जो कोर्ट कचहरियां हैं, ये जो अरेस्ट करने वाले इंस्पेक्टर हैं, इनके क्या थे पंडित अलोपदीन? शेर थे, शेर। क्यों? क्योंकि ये सब 100-100 रुपए के पाजी हैं, और पंडित अलोपदीन इनको 500-500 देंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? समझ गए? तो पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त और अमले उनके सेवक थे। अधिकारी उनके भक्त, अमले उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली चपरासी। अर्दली जानते हो? मतलब उसमें कोर्ट में काम करने वाले, लेखा जोखा करने वाले होते हैं। चपरासी चौकीदार उनके बिना माल के ही गुलाम थे। अरे वो तो उनके नाम से ही काम कर देते थे, पंडित अलोपदीन के नाम से। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए थे, इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया। सभी लोग विस्मित हो गए, इसलिए विस्मित नहीं हुए कि पंडित अलोपदीन पकड़ा गया, गाड़ियां पंडित अलोपदीन की पकड़ी गई, बल्कि विस्मित तो इसलिए हो गए कि गाड़ियां तो पकड़ी गई, लेकिन पंडित अलोपदीन शिकंजे में कैसे आया पुलिस वालों के? ये तो कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही छूट जाता। पुलिस वालों को ले दे करके कोर्ट तक कैसे पहुंचा? कोर्ट से पहले इसमें इतना पावर है, जो कोर्ट तक पहुंचने वाला आदमी नहीं है। तो विस्मय इस बात पर था कि कोर्ट में पहुंचे कैसे? कोर्ट से पहले ही इनमें इतनी पावर है कि जज साहब पहले ही कह देते कि कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इनको। इतनी पावर रखने वाला आदमी कोर्ट क्यों आया? इस बात पर विस्मय था। इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हुई। इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की सेना, मतलब अब जो पंडित जी पर जो आरोप लगे हैं ना नमक चोरी के, तो वकील तैयार हो गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ धर्म था, एक तरफ धन था। युद्ध ठन गया। जज साहब सामने बैठे हैं, बंशीधर चुपचाप खड़े थे। बंशीधर किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। भाई दो पार्टी है ना, बंशीधर और अलोपदीन। तो धन और धर्म, धन किसका प्रतीक है? पंडित अलोपदीन का। और धर्म किसका प्रतीक है? बंशीधर का। बंशीधर के पास कुछ नहीं था सत्य के सिवा, और इधर तो पूरा जमाना इनके साथ था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। अब जो पंडित बेचारा, जो पंडित बंशीधर है, उसके पास में गवाह थे, वो भी गवाह कैसा थे? डावाडोल। क्योंकि अलोपदीन एक इशारा करे 1000 का, जिसमें तो गवाह गायब, ऐसे थे, वो भी डावाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी बंशीधर को वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना की भी नहीं जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा। तजवीज जानते हो? तजवीज का मतलब होता है सलाह, न्याय, निर्णय, ये होता है तजवीज का मतलब। तो डिप्टी कमिश्नर ने क्या लिखा? सुनो क्या लिखा। अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक हैं। पंडित अलोपदीन के खिलाफ जितने भी प्रमाण मिले हैं वो निर्मूल है, उनमें कोई सत्यता नहीं है, वो सब झूठे हैं, भ्रामक है। ऐसा कुछ नहीं है। पंडित अलोपदीन की गाड़ियां बिल्कुल नहीं है, वो कोई और गाड़ियां हैं। पंडित अलोपदीन की गाड़ियां ही नहीं है वो। पंडित अलोपदीन न्यायिक नमक का धंधा करते ही नहीं है। अरे ये तो जमींदार हैं, इनका तो नमक का कोई मतलब ही नहीं है इनसे। तो सब झूठे और भ्रामक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। अरे आप कल्पना भी कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा आदमी थोड़े से लाभ के लिए इतना गलत काम करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित अलोपदीन ऐसा कर ही नहीं सकते। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, उल्टा उसी को दोष कह रहे हैं। यद्यपि हाँ, एक बात और कह दूं, जो बंशीधर है ना, उनका ज्यादा दोष नहीं है, वो पंडित अलोपदीन को पकड़ लाए। पर लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण भले मानुष को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ा।
हम प्रसन्न है कि अपने काम से सजग और सचेत रहता है बंशीधर, ये तो अच्छी बात है। तो नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में होशियार रहना चाहिए, उन्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एक इज्जतदार आदमी को, अरे ये वही सीन है जो मूवी में आप देखते हो कोर्ट में पैसे वालों का, हाँ, होशियार रहना पड़े। यह वकीलों ने एक फैसला सुना और उछल पड़े। क्यों उछल पड़े? क्योंकि उनकी जीत हो गई ना। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट करी, पार्टियां करी, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। पंडित अलाउद्दीन पैसे बरसाने लगे, उनकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। कमेंट करने लगे, कैसा इंस्पेक्टर है, पंडित अलाउद्दीन को कोर्ट में ले आया, कैसा नालायक है। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी जो गर्वाग्नि है उस गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि मैंने सत्य के साथ काम किया है, उसके बावजूद मेरे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। ये संसारी कैसा है, भ्रष्ट है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ये जो ढीले चोंगे ये पहन करके जो वकील डोलते हैं ना, ये सब क्या हैं? ये सब सच्चे आदर के पात्र नहीं है, ये सब दोषी हैं, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। बंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मौततली का परवाना आ गया। कठिनता से एक ही सप्ताह बीता होगा और कार्य से बर्खास्त करने का नोटिस आ गया कि तुम्हें इस पद से बर्खास्त किया जाता है। कार्यपरायणता का दंड मिला। कार्यपरायणता का मतलब कर्तव्य परायणता का मुझे दंड मिला कि मैंने तो अपना कर्तव्य किया था। बेचारे भग्न हृदय जानते हो? हाँ, भग्न हृदय, अरे ये हिंदी है जिसको आप कहते हो मुझे हर्ट हो गया, दिल टूटना। भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। अब घर चले गए, शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी, कौन है बूढ़े मुंशी जी? पिताजी, बंशीधर के पिताजी। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़ बुढ़ा रहे थे। उनको पता चल गया था कि बेटे ने, मैंने इतना समझाया था लेकिन फिर भी गलत काम किया। अरे चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार कसाई के तगादे सही बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने भी छोटी मोटी नौकरी करी थी लेकिन हमें तो कोई 10-5 रुपए दे जाता था रिश्वत के, वही ले लेते थे। हमने काम किया, दिल खोल कर किया, ईमानदार बनने चले हैं। अब अपने लड़के के लिए बुरे विचार आ रहे हैं, ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। यानी वो जो पढ़ा लिखा था, नौकरी लगी थी, सब बेकार गया। पोस्ट नौकरी लग भी गई थी, सब हटा दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद, अब देखो कुछ महीने निकल गए, ये पिताजी लड़ लड़ा के शांत हो गए। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर के पहुंचे, जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर में पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया, रोने लग गए। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। क्यों? क्योंकि इतना समझाया था गया था तब, भाई रिश्वत का अपमान मत करना, लेकिन रिश्वत का अपमान किया। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, पिताजी कुछ कहे होंगे, डांटे होंगे। और यदि बंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। भाई पिताजी है, पिताजी को क्रोध आता है तो बच्चा क्या करता है, साइड हो लेता है इधर उधर, नहीं तो पिताजी चिपका भी देंगे एक दो। ऐसा होता है ना घरों में भी आमतौर पर। विकट धारण, वृद्धा माता को, लड़कियों को तो ऐसा अनुभव नहीं होता, लड़कों को होता है, लड़कियों को कोई पिताजी नहीं मारते। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। प्रश्न है यहाँ, अरे उनकी कौन सी कामना थी जो वो बंशीधर की नौकरी के बाद पूरी करना चाहते थे? जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की, और तो और पत्नी ने ही बात नहीं करी। पत्नी मुंह फुला के रही कि तुमने काम ही नहीं किया। अब देखिए ये कहानी का अंत चल रहा है। कहानी के अंत में लास्ट में क्या परिवर्तन आता है? अब यहां प्रेमचंद आदर्शवाद की तरफ जा रहे हैं। अब तक तो क्या चल रहा था, यथार्थवाद। अब आ जाता आदर्शवाद, जो कि कहानी का अंत है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। कौन, किसका समय था? संध्या का समय था।
और जब बंसीधर ने गाड़ियां पकड़ी तो वो कौन सी ऋतु थी? जाड़े की ऋतु थी। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उसके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, कितना तगड़ा रथ होगा, हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, पछैये बैल नस्ल है ये बैलों की, अच्छे बैल माने जाते हैं, सुंदर। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, सींगों में पीतल के हत्थे लगा रखे थे। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। गार्ड, बॉडीगार्ड चल रहे थे पंडित अलोपदीन के बराबर में लाठियां लेके। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी को पता चला, कौन से मुंशी जी? बड़े मुंशी जी, बंसीधर के पिता, मुंशी बंसीधर के पिता। उनको पता चला कि पंडित अलोपदीन आ रहे हैं, तो वो डर गए कि मेरे बेटे ने जो काम किया ना, जरूर उसके लिए भला बुरा कहने आ रहे होंगे नाराज होकर के। नौकरी से तो निकलवाई दिया, अब घर पे भी उलाना देने आ रहे होंगे। पंडित अलोपदीन, ये पंडित मुंशी जी ने अगवानी की दौड़े, देखा तो पंडित अलोपदीन है, झुककर दंडवत प्रणाम किया, झुककर दंडवत प्रणाम किया। और अब देखो क्या बात होती है लास्ट, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे चरण पर आए, आपका भाग्य उदय हुआ, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे साहब, मुख में तो कालिख लगी हुई है, हमारे बेटे ने काम ही जो ऐसा किया है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा है जी, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। अब हम आपसे लज्जित हो रहे हैं। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान किसी को ना दे। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। किसने कहा ये बात? अलोपदीन कहते हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। मुंशी जी चकित होकर कहे, ऐसी संतान को और क्या कहूं, मेरी इज्जत खराब करवा दी, आपसे रिश्वत न लेकर के उसने अपनी नौकरी खो दी और इज्जत खराब करवा दी। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। किसका कथन है? पंडित अलोपदीन का। पंडित अलोपदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। अब ये बात कौन कह रहा है? पंडित अलोपदीन कह रहे हैं, बंसीधर से कहा कि दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, उस दिन आप मुझे अपनी हिरासत में लेना चाह रहे थे ना, मैं नहीं आया ना, पैसे दे के बचना चाह रहा था ना, आज मैं खुद आपको अपनी हिरासत में देता हूं, अर्थात मैं खुद अपना आत्मसमर्पण आपके सामने करता हूं। कौन कहता है? पंडित अलोपदीन कहते हैं। किंतु आज मैं स्वेच्छा से अपनी हिरासत में हूं, आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। समझ गए वाक्य का अर्थ? कि मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े धर्मवीर और सत्यवीर देखे कि हम आपका काम कर देंगे, हम इतने सत्यवादी हैं, हम इतने धर्मवादी हैं, हम इतने ईमानदार हैं, सब कहने की बातें हैं, सब लास्ट में भ्रष्ट निकलते हैं। अगर किसी ने मुझे जीवन में परास्त किया तो आपने, जो अंत तक सत्यवादी बने रहे, अंत तक ईमानदार बने रहे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आ गई ना बात? सबको धन देकर के भ्रष्ट कर दिया। लेकिन आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अब ये कौन कहता है मुझे आज्ञा दीजिए आपसे कुछ विनय करूं? पंडित अलोपदीन कहते हैं। किससे? मुंशी बंसीधर से, कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बंसीधर ने, यह आदर्शवाद आ गया पूरा का पूरा। बंसीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। अब जब ये इतनी बातें हो रही है तो इतनी बातों के बावजूद भी पंडित बंसीधर ये समझते हैं, मुंशी बंसीधर ये समझते हैं कि ये मेरे मजे ले रहे हैं, मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। भाई इतना बड़ा आदमी मुझसे से तुच्छ के पास क्यों आएगा जिसने उसका पहले इतना बुरा कर दिया? तो वो ऐसी बातें क्यों करेगा? तो वो समझ रहे हैं कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्होंने अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, पंडित जी उड़ती हुई दृष्टि से देखा और
मेल मिट गया। पंडित जी उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव झलक रहा था मतलब उनकी बातों में व्यंग्य नहीं था, वास्तव में पंडित जी सच ही कह रहे थे। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। ये कौन कह रहा है? पंडित अलोपदीन नहीं, पंडित मुंशी बंशीधर कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। धर्म मतलब नौकरी का धर्म, कर्तव्य का धर्म था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे है। बाद में ये बात होती है। अलोपदीन ने विनीत भाव से कहा, पंडित अलोपदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यहां पर प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना उसके घर का, उसके पर्सनल मैनेजमेंट देना, उसको अपना पर्सनल मैनेजर बनाना, ये प्रार्थना उनकी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकी है उसमें त्रुटि न हो। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। हाँ भाई, स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उस बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, मैं अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मतलब वो तो समर्पण ही कर दिए कि आप इस स्टाम्प पे साइन करो कि मैं आपके मैनेजर पद को स्वीकार करता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कि मेरा मैनेजर पद स्वीकार करें, ऐसा प्रस्ताव रखते हैं। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंसू भर आए। पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया और 6000 वार्षिक वेतन, उस जमाने में बहुत होता था, 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। बताओ कितनी सुविधा, आईएएस लेवल का आदमी बना दिया। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अब ये बात कौन कह रहा है? मुंशी बंशीधर की, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपदीन कहते हैं लास्ट में कि मुझे, देखो अलोपदीन लास्ट में क्या कहते हैं कि अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वो क्या कहते हैं बंशीधर कि पंडित जी मुझे इस पद की, मैं आपके इतने बड़े पद के लिए योग्य नहीं हूं। तो पंडित अलोपदीन क्या कहते हैं कि मुझे तो अयोग्य ही चाहिए और वो अयोग्य आप ही हो, मतलब उसको निरुत्तर करते हैं। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य की कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे एक मोती दे दिया। कौन मोती? बंशीधर। मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी किनारे वाला बेमुरौवत उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में अंततः पंडित बंशीधर, मुंशी बंशीधर पंडित अलोपदीन का ये मैनेजर पद स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें अपनी ईमानदारी का एक नौकरी से भी बड़ा पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इनके जो शब्दार्थ हैं उनकी। बंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इनके कुछ प्रश्न शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ की बात करते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से भी आपके सीधे प्रश्न बनते हैं। तो पीछे प्रश्नोत्तर के यहाँ पर शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको एक बार और देख लीजिए आप। बरकंदाजी, बरकंदाजी का मतलब होता है बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही चौकीदार। सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने वाला। मुख्तार, जिसमें कलेक्ट्री में वकील से कम दर्जे का वकील होता है। अलौकिक, दिखाई न देने वाला। कातर, परेशान, दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर। अर्दली कहते हैं किसी बड़े अफसर को साथ रखने वाला खास चपरासी।
तजवीज कहते हैं राय या निर्णय को, अकारत कहते हैं व्यर्थ को, पछैये पश्चिमी ये नस्ल है पछैये बैलों की जोड़ी। तो यहाँ पर ही इसमें आज अपन ने इस क्लास में जो मूल पाठ है उसका एक बार वाचन करके उसका मुख्य जो बिंदु है वहां से बनने वाले प्रश्न है उसकी थ्योरी को जाना। अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे और अगले पाठ की बात करेंगे। तो आपका ये जो सिलेबस है केवीएस का, इस सिलेबस में आपके जो पद्य लेसन और गद्य लेसन लगा रखे हैं उनका लगातार हम आपको प्रोवाइड कोर्स जो है वो उपलब्ध करवाते रहेंगे। कोर्स उपलब्ध आपका रहेगा और लगातार आपकी क्लासें रहेगी। तो आप निसंदेह अपनी तैयारी को एक लगातार आप चरम पर रखिए, लगातार जैनित ऐप से जुड़े रहिए और क्लासों के साथ में अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करिए, साथ में जनरल पेपर के। नमस्कार, जय हिंद।